उसी के साथ साथ में स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त करने और गौ सेवा के माध्यम से पुण्य अर्जित करने के उद्देश्य से निमित्त से यहाँ आए सारे गौभक्त बंधुओं बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए निश्चित ही है देव दुर्लभ अवसर है कि अनेक वर्षों के इंतजार के बाद आज मुझे 3 घंटे विलंब से ही सहित लेकिन अंततः इस अवसर में आने का, इस परिसर में आने का, दर्शन करने का, आप सबसे बात करने का सौभाग्य मिला है। अनेक वर्षों से मेरा श्रद्धेय स्वामी दत्तानंद शरणानंद जी से संपर्क और संबंध रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हुए 2004 और 5 के अकाल के समय में जब पूरे पश्चिमी राजस्थान में भीषण अकाल की विभीषिका थी, मैं जिस प्रकल्प के साथ काम करता था, जो मुझे दायित्व मिला था, मुझे भी एक अवसर मिला था कि मैं इस पश्चिमी राजस्थान की लाखों गौवंश की सेवा कर सकूं। और संगठन के माध्यम से हमने लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे शिविर, जिसमें 1000 से ज़्यादा गौवंश, उनका संचालन किया था। उसी समय पहली बार मेरा स्वामी जी से परिचय हुआ था और तब से लेकर के मन में एक विषय था कि कभी पथमेड़ा जाऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ और आज यहाँ आकर के मेरा विश्वास फिर प्रबल हुआ है कि जब तक गौ माता और ये पवित्र तीर्थ आपको स्वयं न बुलाए, तब तक आना आपके हाथ में नहीं है, आपके साथ में संभव नहीं है। देरी से मुझे ये अवसर मिला। मैं स्वामी दत्त शरणानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इतने दिन के बाद आने के लिए क्षमा चाहते हुए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि मुझे आने का अवसर प्रदान किया। अनायास ही ये आज का कार्यक्रम बना था। 2-3 दिन पहले ही जो बाकासर के पास में एक नई जो फैसिलिटी बनाई है, एयरफोर्स और NHAI ने बना करके मिल करके बनाई है, उसके उद्घाटन के निमित्त माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में यहाँ आने का कार्यक्रम बना। और मैंने कल ही जब भैरव सिंह मुझे मिलने के लिए आए थे ऑफिस में, मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी का आग्रह और आपको निमंत्रण है कि आपको जाना चाहिए। ये जानते हुए कि कार्यक्रम के बाद में 2 पारिवारिक ऐसे विषय थे जहां मुझे जाना आवश्यक था और उसके बाद में यहाँ पहुंचने में विलंब होगा। मैंने इनसे कहा कि बहुत लेट भी हो जाएगा, तो इन्होंने कहा कि स्वामी महाराज जी का आदेश, आपको आना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस अवसर पर यहाँ खड़े होकर के भैरव सिंह राजपुरोहित का बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ये उसके लिए निमित्त बने। हमारी संस्कृति में और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषियों मनीषियों ने संस्कृति के उक्त श्लोकों की रचना करते समय, हमारे सांस्कृतिक विधान का संधान करते समय गौ की महिमा को, गौ माता की महिमा को निश्चित रूप से बहुत प्रभुत्व के साथ में वर्णन किया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सारा जो है वेद गौमयी है और गौ माता जो है वो देवमयी है। जो कुछ भी हमें देता है उस सबको देवता के रूप में मानते हुए पूजा और अर्चना आराधना करने का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। प्रकृति और प्रकृति के घटक जो हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, उन सब घटकों को देव के रूप में माना गया। जल को देवताओं के रूप में पूजा गया, वायु को देवता के रूप में पूजा गया। पीपल का वृक्ष, जिसके बारे में आज अब सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं, वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि वो एकमात्र वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषि ने 1000 वर्ष पूर्व उस पीपल को रक्षा सूत्र बांध करके उससे भी अपने लिए आशीर्वाद के अर्चन की परंपरा बनाई थी। नदियां जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन तत्व को प्रवाहमान करती हैं, उन नदियों को देवी के रूप में पूजा गया। गौ माता हमें अमृत तत्व प्रदान करती है, उस गौ माता को भी देवी के रूप में पूजने की विधान हमारे ऋषि मनीषियों ने किया। प्रकृति के विभिन्न घटकों की महत्ता को समझते हुए
सामान्य मन जनमानस को उसके साथ में जोड़ना और जोड़ने के तंतु के रूप में धर्म को उपयोग में लेना, मैं ये मानता हूं कि ये उस समय के समाज के लिए एकमात्र मार्ग था। हमारे ऋषियों ने उस मार्ग को उपयोग करते हुए इन सब विषयों के संरक्षण की जिम्मेदारी सामान्य जन पर धर्म के मार्ग से पहुंचाई थी और धर्म के माध्यम से ही उन्हें धर्म के सूत्र में बांध करके उन सब के रक्षण, संरक्षण, पोषण और पल्लवन की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन कालांतर में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, जिस तरह से भोगवादी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, प्रभुत्व हमारे देश के समाज में होने लगा, कालांतर में धीरे धीरे हम उन सब चीजों से दूर होते गए, धर्म का धागा क्षीण हो गया और साथ ही साथ में धर्म की परिभाषाएं बदलते हुए विकृत होती गई। और आज इस परिसर में आकर के मुझे अत्यंत आह्लाद और आनंद की अनुभूति होती है कि वैज्ञानिक तत्व के समावेश के साथ साथ समाज को फिर उन सारे विषयों से जोड़ने की रचना श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर इस बात की चर्चा करते हैं कि कोई भी सरकार किसी बड़े विषय का अकेले समाधान नहीं कर सकती, किसी बड़ी समस्या का अकेले समाधान नहीं कर सकती। लेकिन यदि उस विषय को सामान्य मानवी, सामान्य जन और समाज उस विषय की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले तो निश्चित रूप से बड़ी सुगमता के साथ में उस विषय का, उस समस्या का समाधान किया जा सकता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। गौ माता के संरक्षण की जिम्मेदारी, संवर्धन की जिम्मेदारी यदि हम केवल समाज, सरकार से अपेक्षा करें, यह कभी संभव नहीं हो सकती। लेकिन गौ माता के साथ में आम जन को जोड़ना और उस संकल्प के साथ में यदि इतना बड़ा परिसर खड़ा किया जा सकता है तो मेरे पास में ये मानने का कोई भी कारण, ये विश्वास न करने का कोई भी कारण शेष नहीं रहता कि इस देश में गौवंश के कल्याण के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए समाज यदि अपनी कमर कस ले और तैयारी कर ले तो हम अपने अतीत को, सुनहरे अतीत को वापस लौटा सकते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे भी बहुत दूर तक जाना है। आप लोगों को भी 3 घंटे लगभग विलंब मुझे हुआ है, आप लोगों ने इंतजार किया है। वरना ये ऐसा विषय है जिस विषय पर घंटों चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, गौ माता के पंचगव्य के वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक उल्लेख निश्चित रूप से आज करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से जाने में किया गया या अनजाने में किया गया, ये एक डिबेटेबल विषय हो सकता है, विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे गौवंश की शुद्धता को, उसकी वांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता को खराब करने के लिए जिस तरह से विदेशों से गौवंश को आयात किया गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए गए, कृत्रिम गर्भाधारण के कारण से जिस तरह से हमारे गौवंश का जो वांशिक उच्चता थी उसको नष्ट करने के प्रयास किए गए। मैं फिर कहूंगा कि वो जानबूझ करके किए गए या न जानते हुए किए गए, ये विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन निश्चित ही उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने उस नुकसान की कमी को भरपाई करने के लिए वापस पूरी ताकत, शक्ति के साथ में प्रयास किए। मुझे गौ माता के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, स्वामी जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के पिछले शासन के कालखंड में कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। भारतीय गौवंश की जो है आनुवांशिक शुद्धता के परिमार्जन के लिए हमने पूरे देश भर में पूरी शक्ति के साथ में प्रयास किए, वैज्ञानिक आधार पर प्रयास किए। भारत का गिर गौवंश जो भारतीय धरती की उपज थी, पीढ़ियों से, शताब्दियों से हमारे देश में थी, आज दुनिया में यदि हम जाकर के देखें, मुझे बहुत साल पहले जाने का अवसर मिला था, ब्राजील जैसे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा गिर गौवंश है। आज सबसे ज्यादा शुद्ध नस्ल की गिर गाय यदि कहीं है, उन्होंने नस्ल का परिमार्जन करते हुए जिस स्तर पर उसको खड़ा किया, आज 55 लाख हेड्स उनके पास में। और भारत में दुर्भाग्य देखिए कि आज हमको वहां से उसका सीमेन आयात करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम वैज्ञानिक तत्व के साथ में गौ माता को जोड़ें
और इसके जो आर्थिक महत्ता है उस महत्ता को वापस खड़ा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करते हुए हमने गौ आधारित खेती को बढ़ावा देकर के जीरो बजट एग्रीकल्चर को प्रमुखता के साथ में एस्टैब्लिश करना और उसको साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए काम किया है। जिस तरह से यहां मैंने अभी देखा चिकित्सालय चल रहा है, गौ आधारित चिकित्सा पद्धति भारत में कोई नई नहीं है। उस गौ आधारित चिकित्सा पद्धति का भी साइंटिफिक वैलिडेशन हो। दुनिया भर में लगभग 4 बिलियन का हर साल का मार्केट है। 4 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब लगभग 28,000 करोड़ रुपए का मार्केट दुनिया में जो है प्रति वर्ष का, ये चाइनीज मेडिसिन का है, जो किसी के नाखून, किसी की खाल, किसी के दांत, किसी की चमड़े, इससे बनता है। कोई तरह का साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, केवल परंपराओं के साथ में वो दवाएं चल गई। लेकिन हमारी जो अनुभूत परंपराएं थी, वर्षों पहले हमारे ऋषियों मनीषियों ने तपस्या करके, ज्ञान अर्जन करके, प्रयोग करके और विभिन्न संहिताओं का अनुसंधान करके जिस तरह से उन दवाइयों का, उन विषयों का परिमार्जन किया और उन्हें खड़ा किया था, उसको हम अगर पूरे विश्व में, आज भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, उनको अगर पूरे विश्व में लौटा पाए तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हम देश की न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि के को जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपितु साथ ही साथ में हम अपने समाज को वापस गौ आधारित व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था हमारे देश में खड़ी कर सकते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो शायद इरिवर्सिबल होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से वापस उस अतीत को प्राप्त किया जा सकता है। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह के तीर्थ इन प्रेरणाओं को आगे विस्तार करने और उसके साथ साथ में इस प्रेरणा को सुदृढ़ करने कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उसका अद्वितीय उदाहरण है। आप सबको मैं एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, जो स्नेह, जो आशीर्वाद आप सबने दिया है और जो सम्मान आप सबने दिया है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सबको संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है कि देश के कल्याण के लिए हम अपनी पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित रखेंगे और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम आकर यहाँ परिश्रम करें, हम आकर काम करें। केवल उससे काम नहीं चलने वाला है, ये संस्कार हमको अपनी आने वाली पीढ़ी में किस तरह से प्रतिरोपित कर सकते हैं, वहाँ किस तरह से बीजारोपित कर सकते हैं, वहाँ किस तरह से उन संस्कारों का स्थायित्व बना सकते हैं, तभी ये व्यवस्थाएं चल पाएगी। मैं यदि गौ सेवा के लिए अपना जीवन भी प्रदान कर दूं, लेकिन पीछे मेरी पीढ़ी परंपरा को यदि ये न सिखा पाऊं, मेरे परिवार को यदि न सिखा पाऊंगा, तो ये परंपराएं फिर एक बार जाकर के ये कड़ी जो है टूट जाएगी। हम सबको इस लक्ष्य के साथ में भी हम सबको काम करने की आवश्यकता है, संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है कि हम अपने परिवारों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस विषय की महत्ता के साथ जोड़ें, वो भी गौ माता और गौ माता के उपादेयता पर, गौ माता के महत्व को समझें। केवल उसे एक पशु के रूप में नहीं, अपितु फिर एक बार उसे एक देवी के रूप में पूजन का विधान उनके मन मस्तिष्क में भी आए। इस संकल्प के साथ में हम सब यहाँ से जाएं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपके आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित किया। निश्चित ही हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने जो कहा है वह निश्चित ही देश में लागू होगा। अब सीधे ही महाराज जी के दर्शन के लिए मंत्री महोदय पधारेंगे, उनके बाद प्रसाद ग्रहण और उन सभी के बाद प्रस्थान होगा।